गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे हमारा जो अप्लाइड फिजिक्स में दोस्तों चैप्टर 6 चल रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसका लास्ट टॉपिक आज हमारा बचा हुआ है बर्नौली की थ्योरम यानी बर्नौली की प्रमेय। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है दोस्तों टोटली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके पहले जो मैंने आप लोगों को दोस्तों क्वांटिटी इक्वेशन बताई हुई है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दोनों है, लेकिन अगर हम लोग दोस्तों कंपेयर करें तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके जो है अपेक्षा, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और आई होप आपको जो मैंने क्वांटिटी इक्वेशन बताई थी वो भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टडी करेंगे दोस्तों बर्नौली की प्रमेय। और ये प्रमेय कहती क्या है, ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, तो वो मैं बोल दूंगा और आपके सामने लिख भी दूंगा, तो उसको आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो पहले आप फिगर देखिए, फिगर में क्या चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी होती हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए दोस्तों, एक पाइप मैंने लिया हुआ है जिसका ये जो डाया है वो बड़ा है और दूसरे सिरे पर जो डाया है वो छोटा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए, ये मैंने एक्स सिरा मान लिया, ये मैंने वाई सिरा मान लिया, ठीक है। और जो एक्स सिरा है दोस्तों उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, उसका मैंने एरिया A1 मान लिया है, ठीक है। और जो दूसरा सिरा वाई सिरा है उसका मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया A2 मान लिया। मतलब ये जो एरिया है, ये जो सर्कुलाकार आपका एक वृत्त बन रहा है ना, इसका एरिया, ठीक है, ये वाली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये A1 माना है और ये हमने A2 माना है, ठीक है। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है दोस्तों वो आपका आइडियल लिक्विड होगा, समझ रहे हैं ना? आइडियल लिक्विड, नो कंप्रेसिबल, ठीक है, या हम कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल और नो विस्कोसिटी, वो हमारा आइडियल लिक्विड होगा। तो आइडियल लिक्विड का ही फ्लो इसमें हो रहा है और जो फ्लो हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, धारा रेखीय प्रवाह है, ठीक है। चलिए, और यहाँ हमने मान लिया कि जो एक्स सिरा है, ठीक है, उस पर जो लिक्विड का वेलोसिटी है वो V1 है और दूसरे सिरे पर जो लिक्विड का वेलोसिटी है वो V2 है। ये थ्योरी आपको नोट करनी होती है और अभी मैं नोट भी कर दूंगा, तो वो आप लोग नोट कर लेना, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। और दोस्तों इसको प्रूव करने के लिए एक रेफरेंस लाइन हमें लेनी होती है, जिससे सपोज मैंने मान लिया कि एक्स सिरा दोस्तों क्या है, आपका H हाइट पर है और जो दूसरा सिरा है वो आपका Y हाइट पर है, ठीक है ना। इतना आप लोग समझ गए। चलिए, अब हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि जो बर्नौली की थ्योरम है वो क्या कहती है। तो दोस्तों अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड के अंदर 3 एनर्जी होती हैं आप लोगों की, ठीक है। कितनी एनर्जी होती है दोस्तों? आपकी 3 एनर्जी, एक प्रेशर एनर्जी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो उन्हीं एनर्जी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका बर्नौली स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, वो क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि जब किसी भी दोस्तों नली में, या आप कह सकते हैं किसी भी पाइप में, ये मैंने पाइप लिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जब किसी भी पाइप में आप लोग आइडियल लिक्विड समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो आइडियल लिक्विड का दोस्तों जब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो कराते हैं, यानी धारा रेखीय प्रवाह कराते हैं, तो इस नली की दोस्तों किसी भी बिंदु पर, ठीक है, ये जो नली है इसके किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो जो आपकी लिक्विड की 3 एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है? 3। कौन कौन? आपका पोटेंशियल, आपका काइनेटिक और आपका दोस्तों कौन सा बचा है? प्रेशर। इन तीनों का जो योग है वो कांस्टेंट होगा, वो सम होगा। अगर आप यहाँ निकालेंगे तीनों एनर्जी का योग, ठीक है, तो जो तीनों का योग यहाँ आएगा वही तीनों का योग यहाँ भी आएगा। भले ही आपका यहाँ क्या है, इसका डाया कम हो गया है, ठीक है, इसका डाया भले कम हो गया है, लेकिन एनर्जी का जो सम होगा, तीनों एनर्जी का सम, वो आपका बराबर आएगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जब किसी भी पाइप में आइडियल लिक्विड का स्ट्रीम लाइन यानी धारा रेखीय प्रवाह कराया जाता है, तो उस नली के उस पाइप के प्रत्येक बिंदु पर, कहीं भी निकाल लेना, ठीक है, प्रत्येक बिंदु पर द्रव की तीनों ऊर्जाएं, जो तीनों ऊर्जाएं होती हैं ना दोस्तों, ठीक है, उनका योग और यूनिट जो है वो आपका वॉल्यूम पर, वो मैंने बताया था आपको, जब मैंने आपको तीनों ऊर्जाएं बताई थी, वो आपकी पहले से हमने यूनिट वॉल्यूम पर ले रखी थी, ठीक है। तो यूनिट वॉल्यूम पर दोस्तों उन तीनों को जो योग होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। तीनों ऊर्जाएं मैंने क्या क्या बताई थी आपको? पहली ऊर्जा थी P, ठीक है, जो आपका प्रेशर एनर्जी था। दूसरा मैंने बताया था 1/2 रो बी स्क्वायर, और तीसरा बताया था रो जी एच, ठीक है। इन तीनों का जो योग होगा वो आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक है।
क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। और दूसरी डेफिनेशन भी आपकी बनती है दोस्तों हेड के टर्म में, शीर्ष के टर्म में। तो उसमें कहा जाता है कि जो आपका दोस्तों दाब शीर्ष होता है, ठीक है, प्रेशर हेड होगा, जो आपका गतिज शीर्ष होगा यानी आपका काइनेटिक हेड होगा, और जो आपका दोस्तों स्थिति शीर्ष होगा, ठीक है, यानी रोज आपका स्थिति शीर्ष जो आपका एच अभी हम लेंगे आगे, ठीक है, उन तीनों का सम भी आपका योग होता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है, वो हमारा जब सॉल्व हो के आ जाएगा तो वहाँ भी अब आपको पता चल जाएगा कि जो शीर्ष के रूप में आपका बर्नौली थ्योरम है वो कैसे आती है, ठीक है। हालांकि हम देख रहे हैं एनर्जी के टर्म में और यूनिट वॉल्यूम पर, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तीनों ऊर्जाओं का योग हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, नियत होगा। नियत का मतलब ये है कि आप अगर 1 सेकंड में यहाँ निकाल रहे हैं, 10 सेकंड बाद आप मान लीजिए यहाँ निकालेंगे तो वही आपको तीनों का जो योग है वो मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब जो स्टेटमेंट आपको मैंने बोला है वो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है आपका स्टेटमेंट जो मैंने आपको बोला है जस्ट अभी। मैंने क्या बोला, जब किसी भी नली में, मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है, किसी भी असंपीड यानी इनकम्प्रेसिबल और आपका आसियान यानी नो विस्कोसिटी, इन दोनों वर्ड की जगह आप आइडियल लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आइडियल लिक्विड में ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो लिक्विड होगा वो आपका आइडियल लिक्विड होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जब दोस्तों क्या होता है, द्रव का आप इस तरीके के द्रव का यानी आइडियल लिक्विड का आप धारा रेखीय यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो कराते हैं, तो जो दोस्तों आपका प्रवाह नली होता है, प्रवाह नली मतलब जिस पाइप में हम लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं उसकी प्रत्येक पॉइंट पर यानी एवरी पॉइंट पर द्रव की तीनों ऊर्जाएं, कौन कौन सा, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड आपका आपका दोस्तों प्रेशर, ठीक है, तीनों का जो योग होगा, जो सम होगा वो एकांक आयतन पर नियत होगा, ठीक है, यानी यूनिट वॉल्यूम पर आपका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए, अब यूनिट वॉल्यूम पर जो तीनों ऊर्जाएं होती हैं वो इतनी इतनी होती हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, वो इसीलिए मैंने पहले नोट कराया था क्योंकि यहाँ इनका यूज़ है। अब ये आती कैसे हैं तो मैं ये भी आपको बता देता, बट ये आपके सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस फिर हो जाता, ठीक है, और बहुत ही ये काफ़ी बड़ी बड़ी ये इनका जो है डेरिवेशन है, तो मैंने इसलिए नहीं कराया था, सीधे आपको नोट करा दिया था, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों प्रेशर एनर्जी पी, और यूनिट आपका वॉल्यूम पर, ये होता है काइनेटिक एनर्जी आपका यूनिट वॉल्यूम पर, और ये होता है आपका दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यूनिट वॉल्यूम पर। इन तीनों का जो सम है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है पाइप की किसी भी पॉइंट पर। अब कैसे होता है तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं दोस्तों। हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा, तो नियत आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ आप लोग समझ रहे होंगे ना। चलिए, तो अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसकी प्रूविंग करते हैं, और प्रूविंग कैसे करना है तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब दोस्तों हम इसका क्या है प्रूविंग देखते हैं कि ये जो है आपका कैसे बर्नौली थ्योरम का जो है स्टेटमेंट कहता है कि जो किसी भी आपका पाइप है उसके पॉइंट पर जो तीनों ऊर्जाएं हैं उनका सम जो है कांस्टेंट होगा। कैसे होगा चलिए हम देखते हैं, ठीक है। तो ये है आपका प्रूविंग, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। अब ये प्रेशर एनर्जी है दोस्तों, ये आता कहाँ से होगा, पहले तो ये माइंड में एक क्वेश्चन आता है ना अपने, ये प्रेशर एनर्जी आता कहाँ से होगा, ठीक है। अब ये प्रेशर एनर्जी दोस्तों यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, मतलब पॉइंट कोई भी आप ले लीजिए इस पाइप पर, हर एक जगह आपका प्रेशर एनर्जी होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रेशर एनर्जी दोस्तों आपका आता कहाँ से होगा, तो दोस्तों लिक्विड जब आपका फ्लो कर रहा होगा तो आपका लिक्विड पाइप के अंदर जब गया होगा तो उसके अंदर कोई एक प्रेशर कार्य कर रहा होगा, यानी दाब लग रहा होगा। उस दाब के कारण जो आपकी एनर्जी होगी वही तो आपका प्रेशर एनर्जी होगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए, आपका काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया होगा, लिक्विड का जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी के कारण आया होगा। आपका पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया होगा, क्योंकि एच हाइट पर आपने इसको ले रखा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें निकालना कि प्रेशर एनर्जी जो पी है वो कैसे आया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि लिक्विड जब आपका फ्लो कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, और उस प्रेशर के कारण जो भी वर्क आपका हो रहा होगा, ठीक है ना, जो भी कार्य आपका हो रहा होगा वो आपका प्रेशर एनर्जी होगा। अब ये एक्स सिरे पर भी होगा, वाई सिरे पर भी होगा, तो पहले हम एक्स पर निकालेंगे और फिर वाई पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है यहाँ पर। अब ये देखिए मैं बहुत शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो प्लीज़ करके इसको मत नोट करिए अभी केवल इसको समझिए, ठीक है ना, और फिर मैं इसको डिटेलिंग में नोट कर दूंगा तो उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। पहले हम एक्स रे पर निकालते हैं कि जो हमारा प्रेशर के कारण वर्क हुआ है, यानी जो प्रेशर एनर्जी है वो हमारा कितना है, किस पर, एक्स सिरे पर, ठीक है। चलिए, तो हमें दोस्तों क्या निकालना है, जो हमारा एक्स सिरा है, ठीक है। अब मैं दो सिरे लेकर के चल रहा हूँ, एक एक्स और एक वाई। आप कोई तीसरा भी मान लेना तो उस पर भी आएगा, चौथा भी आएगा तो उस पर भी आएगा। हम किन्हीं दो का प्रूव करेंगे, ठीक है, उस पर हमारा अगर बराबर आ जाता है तो बाकी के भी सभी पर बराबर ही होगा। तो एक्स सिरे पर हमें निकालना है प्रेशर एनर्जी कैसे आएगा,
तो मैंने बता दिया कि एक्स रे पर जो भी आपका प्रेशर लग रहा होगा और उस प्रेशर के कारण जो भी कार्य आपका हो रहा होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, प्रेशर एनर्जी होगा। यानी हमें एक्स रे पर कार्य निकालना है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों कार्य कहाँ पर, एक्स रे पर। ठीक है, एक्स रे पर कार्य। ठीक है, एक्स रे पर कार्य अगर निकालना है तो कार्य बराबर दोस्तों क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए, अब बल बराबर दोस्तों क्या होता है, कि आपको पता है, बल बराबर होता है दोस्तों आपका प्रेशर इनटू एरिया। बल बराबर क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर कहाँ का लेना है, एक्स रे का। तो एक्स रे पर मान लीजिए आपका P1 प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है, P1 प्रेशर आपका लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा P1 और आपका होता है इनटू एरिया। तो एरिया मैंने मान लीजिए A1 मान रखा है, कितना मान रखा है, A1। अब आप स्मॉल मानिए या आप कैपिटल मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने जैसा आपका जो हैंड रिटन नोट लिया है उसमें मैंने कैपिटल मान रखा है, तो मैं इसको पहले से ही कैपिटल कर देता हूँ ताकि आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ स्मॉल है वहाँ कैपिटल है। ठीक है, तो मैंने इसको भी कैपिटल कर दिया, नो कन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ आपका ये हो गया दोस्तों प्रेशर इनटू, अब हमें रखना एरिया। तो एरिया A1 है एक्सरे के लिए, A1 रख दिया। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि विस्थापन हम कितना लेंगे। तो मैंने आपको पहले एक जो है एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर प्रोवाइड कराया था और मैंने उसमें बताया था कि जब भी पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो होगा और जो भी हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होगा वो हम क्या लेंगे, वेलोसिटी के बराबर लेंगे, यानी कि वेग के बराबर लेंगे। ठीक है, और वो भी यूनिट टाइम के लिए। तो विस्थापन हमारा वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इस सिरे पर वेलोसिटी कितना है, V1 है। तो ये हो गया दोस्तों आपका कार्य कहाँ पर, एक्स सिरे पर, P1 A1 B1। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और बल बराबर क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो दाब P1 है यहाँ एक्स रे पर मैंने मान लिया, और आपका दोस्तों जो एरिया है वो A1 है आपका। ठीक है, और विस्थापन आपको लेना है, डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका वेलोसिटी के बराबर ही आएगा यूनिट टाइम के लिए। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, V1 आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये दोस्तों आपका एक्स रे पर कार्य आ गया। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वाई रे पर कार्य कितना होगा। ठीक है, क्योंकि वाई रे पर भी तो आपका प्रेशर लग रहा होगा, तो वाई रे पर कार्य कितना होगा। तो वाई रे पर कार्य निकालना है तो फिर से आपको बल गुणे विस्थापन ही करना होगा, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, चलिए, अब बल यहाँ क्या होगा, यहाँ भी प्रेशर इनटू एरिया होगा, लेकिन यहाँ दूसरा प्रेशर लग रहा होगा, मान लीजिए P2। ठीक है, क्योंकि यहाँ का डाया आपका छोटा है वहाँ का बड़ा है, तो प्रेशर डिफरेंस बिल्कुल होगा। ठीक है, और एरिया भी आपका अलग होगा, तो यहाँ P2 इंटू A2 हो जाएगा। ठीक है, और विस्थापन मैंने बताया था कि वेलोसिटी के बराबर ही लेना है, तो यहाँ का वेलोसिटी कितना है, V2 है, तो यहाँ मैंने B2 रख दिया। तो यानी कि यहाँ कितना आ गया आपका P2 A2 B2। ठीक है, ये दोस्तों आपका एक्स सिरे पर जो है आपका प्रेशर के द्वारा किया गया कार्य है, और ये जो आपका P2 A2 B2 आया है ये वाई सिरे पर प्रेशर के द्वारा किया गया कार्य आया है। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों जो आपके कार्य आए हुए हैं इनमें डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब कुछ ना कुछ अंतर होगा, जो कि आप लोगों का नेट कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट कार्य कहलाएगा। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे होगा थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों। यहाँ आपका प्रेशर के कारण जो भी वर्क हो रहा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा होगा इस सिरे की अपेक्षा। क्यों होगा, क्योंकि जो वर्क यहाँ हो रहा है दोस्तों वो आते आते इस सिरे पर आपका थोड़ा बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है और जो पाइप आपका है, तो पाइप की सरफेस और लिक्विड इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा। ठीक है, यानी विस्कस फोर्स कुछ ना कुछ कर जो है काम कर रहा होगा, जिसके कारण ये कम हो जाता है। ठीक है, तो वाई रे पर जो वर्क आपको मिलेगा वो थोड़ा बहुत कम रहेगा इसकी तुलना में, एक्स रे की तुलना में। ठीक है ना, यानी ये एक्स रे का ज़्यादा होगा, वाई रे का कम होगा। ठीक है, तो अगर नेट कार हमें दोस्तों निकालना है तो इससे इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि P1 A1 B1 माइनस का P2 A2 B2, यही तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तभी तो मेरे पास दोस्तों क्या है, नेट कार आएगा। ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों क्वांटिटी इक्वेशन का यूज करना है। क्वांटिटी इक्वेशन आपका क्या होता है, यहाँ आप लिखेंगे अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता के सिद्धांत से। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत यहाँ थ्योरी नोट कर रहा हूँ, आपको नोट में मेरे पूरा का पूरा जो है सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको नोट कर दूंगा उसमें, तो आप जो है नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ मैं बहुत ही शॉर्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर पूरा डिटेलिंग में लिखेंगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आपका बहुत गंदा लगने लगेगा। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। ठीक है, अविरतता के सिद्धांत से, ये आप नोट करिए। अभी तक अविरतता का सिद्धांत हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, हमने पढ़ा है A1 B1 जो होता है वो A2 B2 के बराबर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब दोस्तों ये A1 B1 आपका क्या है और ये A2 B2 क्या है, ये आपका वॉल्यूम ही तो है।
एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो आपका वॉल्यूम होता है, यानी ये भी वॉल्यूम है और ये भी वॉल्यूम है। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? तो वॉल्यूम आपका दोस्तों बराबर होता है मास अपॉन डेंसिटी के। आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि यहाँ अगर घनत्व कर देंगे तो घनत्व बराबर द्रव्यमान और ये बटे में आयतन आ जाएगा। ये A1 और B1 दोस्तों आपका क्या होता है? वॉल्यूम ही तो होता है, ठीक है ना। लिक्विड का वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं लिक्विड का कितना डिस्चार्ज है वही तो होता था, ठीक है, लिक्विड की मात्रा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से वॉल्यूम है, ये भी आपका वॉल्यूम है और दोनों आपस में बराबर ही है। तो दोस्तों वॉल्यूम किसके बराबर होता है ये बताइए? वॉल्यूम आपका बराबर होता है किसके? आपका मास अपॉन डेंसिटी की। तो मास हम यहाँ m कर सकते हैं और बटे में डेंसिटी कर सकते हैं। इसके बराबर भी होगा और इसके बराबर भी होगा। इसको थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करिए। ये आपका अविरतता का सिद्धांत होता है, A1 B1 बराबर A2 B2। और ये A1 B1 आपका क्या है? वॉल्यूम ही तो है, डिस्चार्ज ही तो है, आपकी मात्रा, ठीक है। और ये आपका पूरा टोटल आपका क्या होता है? वॉल्यूम। तो यानी इस वॉल्यूम के बराबर हम इक्वल में मास अपॉन डेंसिटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें क्या समझ में आ गया कि जहाँ A1 B1 है वो आपका m अपॉन रो के बराबर होगा, यानी मास अपॉन डेंसिटी के बराबर होगा। और जो A2 B2 होगा वहाँ भी मास अपॉन डेंसिटी हमारा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों जहाँ आपका A1 B1 है और जहाँ आपका A2 B2 है वहाँ आप मास अपॉन डेंसिटी रख दीजिए। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा P1 और A1 B1 की जगह मास अपॉन डेंसिटी ये हो गया और माइनस P2 कर दिया और A2 B2 की जगह फिर से मैंने मास अपॉन डेंसिटी कर दिया, ठीक है। इस टर्म को थोड़ा सा समझना। और ये आपका नेट कार आ गया, ठीक है। ये आपका नेट कार दोस्तों कितना आ गया? कितना आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये आपका क्या आ गया? नेट कार आ गया। एक्स सिरे और वाई सिरे का जो भी आपका डिफरेंस था दोनों के बीच का वो हमारा इतना आ गया, ठीक है। P1 m अपॉन रो माइनस P2 m अपॉन रो, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना आप क्या करिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करते। चलिए दोस्तों अब मैं इसको आगे समझाता हूँ, इतना आप लोग नोट कर लिए, ठीक है। और इसको अभी अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल थ्योरी अच्छे से लिखेंगे। इसको देख लीजिए आप। चलिए, तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया? प्रेशर के कारण वर्क आ गया। जो प्रेशर था उसके कारण हमने नेट कार जो है निकाल लिया, यहाँ का भी और यहाँ का, ठीक है। चलिए अब सेकंड हमारा ऐड है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी भी हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आपकी एक्स रे पर भी होगी और आपकी वाई रे पर भी होगी। एक्स रे पर क्यों होगी? क्योंकि यहाँ भी तो वेलोसिटी है V1 और यहाँ भी तो वेलोसिटी आपका V2 है, यानी कि दोनों सिरों पर आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब मुझे ये बताइएगा कि काइनेटिक एनर्जी किस सिरे पर ज़्यादा होगी, एक्स रे पर या वाई रे पर? तो आप बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी वाई रे पर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जब लिक्विड यहाँ से आएगा तो वेग उसका कम होगा और जैसे नीचे आएगा तो वेग उसका बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर आप कोई पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आपने देखा होगा क्या होता है, बहुत स्पीड से लगता है, ठीक है, नीचे आते हुए। तो यानी कि अब जब ये ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी थोड़ा सा कम होगा और नीचे जब आएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो वाई सिरे पर आपका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब आपको नेट काइनेटिक एनर्जी ये कर निकालना है, यानी दोनों सिरों का डिफरेंस। तो इस सिरे की काइनेटिक एनर्जी से इस सिरे की काइनेटिक एनर्जी घटा देना, ठीक है ना। तो मैं इसको घटा रहा हूँ, देखना कैसे घटाएंगे इसको, थोड़ा सा समझिए आप लोग। आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी को सपोज मैं मान ले रहा हूँ दोस्तों के से, ठीक है, मैंने के से मान लिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वाई सिरे की काइनेटिक एनर्जी से घटा देना है एक्स सिरे की काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हैं ना? ये आपका वाई सिरा है, ठीक है, और ये आपका एक्स सिरा है, ठीक है। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस है वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है। जैसा हमने प्रेशर का निकाला वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 m और B²। तो ये वाई सिरे का बी होगा, वाई सिरे का बी कितना है, B2। तो यहाँ से हो जाएगा B2 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी समझ में आ गई। चलिए के एक्स क्या है, एक्स सिरे का, तो एक्स सिरे के लिए होगा 1/2 m। अब B², तो एक्स सिरे का जो वेग है वो B1 है। कितना है, B1 है, देखिए B1। तो यहाँ से क्या रखना पड़ेगा, हमें रखना पड़ेगा B1 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए। चलिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है दोस्तों आ गई एक्स सिरे और वाई सिरे दोनों की, ठीक है ना।
समझ गए। जिस तरीके से हमने प्रेशर का डिफरेंस करा था ना, एक्स का भी वाई का, वैसा हमने यहाँ भी कर दिया। चलिए, तो ये थी गतिज ऊर्जा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ गतिज ऊर्जा। ठीक है, पहले प्रेशर निकाला, फिर गतिज। अब बारी आती है पोटेंशियल की। पोटेंशियल की क्यों? क्योंकि यहाँ ऐड में पोटेंशियल भी तो है आप लोगों का। ठीक है, तो अब पोटेंशियल निकालेंगे तो वो हाइट के कारण आएगी। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की हाइट ज़्यादा है या यहाँ की हाइट ज़्यादा है। तो आप कहेंगे यहाँ की हाइट ज़्यादा है, यानी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस सिरे पर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इस सिरे पर भी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसी तरीके से इसका भी डिफरेंस निकालना है हमें। गतिज ऊर्जा का निकाला हमने हमने दोस्तों दाब ऊर्जा का निकाला, इसी तरीके से हम स्थितिज ऊर्जा का भी क्या करेंगे, निकालेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा मैं यू से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों यू एक्स माइनस यू वाई मुझे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक्स रे की हाइट ज़्यादा है तो यहाँ ज़्यादा होगी, और इसकी हाइट कम है तो यहाँ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स से वाई को घटाया। अब एक्स का जो आपका फॉर्मूला होगा क्या होता है आपका, u बराबर होता है mgh। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, u बराबर mgh, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यू एक्स माइनस यू वाई, यानी कि आपका यहाँ से हो जाएगा एम जी, और एक्स के लिए हाइट कितनी है, h1। देख लीजिए एक बार फिर से, इसके लिए हाइट क्या है दोस्तों आपकी, h1 है। ठीक है, इसके लिए हाइट h1 है, माइनस इसके लिए हाइट क्या होगी, 1/2 mg, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका mgh2, ये दूसरे सिरे की हाइट है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए, अरे mg, ठीक है ना, mg करना, 1/2 नहीं करना, mg, और ब्रैकेट के अंदर h1 माइनस का h2। ठीक है, यहाँ 1/2 लिख गया था गलती से, वो mgh होगा। ठीक है ना। चलिए, यहाँ से h1 h2 आ गया, ये आपका आ गया दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का अंतर, ये आपका गतिज ऊर्जा का अंतर, और यहाँ आगे आया था आपका किसके, जो आपका प्रेशर एनर्जी था उसका। ठीक है, प्रेशर के कारण जो भी वर्क हो रहा था उसका। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या चीज़ याद रखना है? अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आप आगे सॉल्व करेंगे वो आप दोस्तों सॉल्व करेंगे किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा। किया गया कार्य बराबर, ठीक है, देखिए, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, यानी किया गया कार्य बराबर ऊर्जा परिवर्तन, हम इतना बोल सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा परिवर्तन यानी ऊर्जाओं में अंतर। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दो ऊर्जा यहाँ मिली थी हमें, और ये तो किए गए कार्य के कारण आई थी ना, प्रेशर एनर्जी। ठीक है ना। चलिए, तो अब आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ से गतिज ऊर्जा और माइनस स्थितिज ऊर्जा करनी होगी। तो गतिज ऊर्जा आपकी टोटल कितनी आई थी, अब आपकी आई थी इतनी, 1/2 m b2 का स्क्वायर माइनस b1 का स्क्वायर, इतनी ही तो आई थी माइनस। ठीक है, किया गया कार्य बराबर मैंने किया है ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, किया गया कार्य जो है ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये किया गया कार्य था प्रेशर के कारण, और ये ऊर्जा परिवर्तन यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब स्थितिज ऊर्जा कितना आया था, mg, यहाँ से आया था h1 माइनस का h2। ठीक है, अब क्या होगा, किया गया कार्य आपको रखना है यहाँ से। तो किया गया कार्य आपने कितना निकाला था, देखिए यहाँ पे किया गया कार्य आपने दोस्तों कितना निकाला था, ये निकाला था किया गया कार्य। ठीक है, इतना आया था किया गया कार्य आपका, इसको रख दीजिए। अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से अपन m/ρ कॉमन ले सकते हैं, तो P1 माइनस का P2 यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से। तो m/ρ P1 माइनस P2 हमें रखना है। ठीक है, ये नेट कार्य हमारा आया था, तो यहाँ से आ जाएगा m/ρ P1 माइनस का P2। ठीक है, तो इतना हमें कर लेना है। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि किया गया कार्य बराबर ऊर्जा परिवर्तन। अब ऊर्जा परिवर्तन मतलब ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है ना, इसलिए हम लोग गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा को घटा रहे हैं। ठीक है, चलिए,
अब दोस्तों आगे इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आप लोग अगर देखेंगे यहाँ 1/2 एम बी टू स्क्वायर और माइनस बी वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एम जी हो गया और एच वन माइनस का आपका एच टू हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए अगर मैं यहाँ से एम कॉमन ले लेता हूँ तो ये एम आपका कट जाएगा, ये एम, ये वाला एम और ये वाला एम तीनों कट गए, ठीक है, कॉमन लेने के बाद। तो मैं ये स्टेप गायब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा, P1 माइनस का P2 बचेगा और बटे में रो है आपका, बटे में ये रो है, अगर मैं यहाँ भेजूंगा इस साइड तो इसके गुणा में चला जाएगा, इसके भी गुणा में चला जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। मैंने पहले एम यहाँ से, ये वाला एम और ये वाला एम क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इस तरीके से कॉमन लेने के बाद कैंसिल होगा, आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके बाद चलिए बचेगा क्या, एम अपन रो समझ लेते हैं डिटेलिंग में ही। यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 1/2 बी टू स्क्वायर माइनस का बी वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस का जी एच वन माइनस का एच टू, ठीक है। इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करिए, यहाँ भेज दीजिए इसके यहाँ, तो यहाँ से आ जाएगा P1 माइनस P2 बराबर, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 रो बी टू का स्क्वायर माइनस का बी वन का स्क्वायर और माइनस का यहाँ से क्या आ जाएगा रो जी एच वन माइनस एच टू, ठीक है। समझ में आ गया। इस रो को मैंने यहाँ भेज दिया इसके साथ और माइनस इसके साथ भी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं हम लोग। P1 माइनस का P2 बराबर 1/2 रो और अंदर गुणा करा दीजिए B2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो B1 का स्क्वायर माइनस रो जी एच वन और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रो जी एच टू, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए दिख रहा है। यहाँ से मैंने सबका अंदर गुणा करा दीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, जितने वन वन वाले हैं, जैसे ये 1 P1, ठीक है, यहाँ ये B1 ये H1, ये वन वन वाले एक तरफ कर लीजिए और 2 वाले एक तरफ कर लीजिए। तो ये P1 वाला ये रहा P1 और देखिए यहाँ तो है नहीं है, यहाँ ये रहा, ये माइनस का इस साइड आ गया प्लस का 1/2 रो B1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ वन वाला ये रहा, यहाँ ये था और ये है, तो ये माइनस का इस साइड आएगा प्लस का रो जी एच वन, ठीक है। ये वन वन वाले इस साइड आ गए बराबर। अब रो टू वाले सब यहाँ कर दीजिए, मतलब जिसमें 2 लगा, तो ये 2 P2 ये आ गया और ये रहा प्लस 1/2 रो B2 स्क्वायर और यहाँ ये रहा 2 वाला रो जी एच टू, ठीक है। तो ये तीनों ऊर्जाएं आपकी एक्स रे पर आ गई कि नहीं आ गई। देखिए ये आपका दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा और ये आपका दूसरे सिरे के लिए आ गया यानी वाई सिरे के लिए। तो आपने क्या देखा कि तीनों ऊर्जाओं का योग एक्स रे का जितना आ रहा है उतना ही वाई सिरे पर भी आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या सीखने को मिला कि एकांक आयतन पर जो आपका आइडियल लिक्विड होता है अगर किसी भी नली में जो है प्रवाहित किया जा रहा है तो उसकी तीनों ऊर्जाओं का जो योग होगा तो नियत होता है, ठीक है। जितना तीनों का योग आपका एक्स रे पर आया देखिए उतना ही आपका वाई रे पर आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। ये तो प्रूविंग थी आपकी एनर्जी के बेस पर, ठीक है, एनर्जी के बेस पर इस तरीके से। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि आपका शीर्ष के रूप में क्या है पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको शीर्ष निकालना हो दोस्तों तो कुछ भी मत करिए, इसमें आप रोजी से भाग दे दीजिए दोनों तरफ। रोजी से क्या करना, भाग दे देना दोनों तरफ। तो रोजी से आप जब भाग देंगे तो यहाँ जब आप भाग देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा P1, ठीक है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस स्टेप को गायब कर रहा हूँ मैं, देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो B1 प्लस रो जी H1 जो बराबर इसके लिखा है, इसकी जगह आप ये भी थोड़ा लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। चलिए मैं ऊपर बता देता हूँ, प्रूविंग आप अगर इतनी कर देते हैं तो आपका सही है पूरा, ठीक है। लेकिन आप फिर आगे लिख देंगे यहाँ से कि P प्लस यहाँ से कितना 1/2 रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही तो आया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं या आप इतना करके चले आइए तो भी आपका राइट है, ठीक है। चलिए अब मैं बता रहा था शीर्ष के टर्म में, तो शीर्ष के टर्म में अगर आपको निकालना दोस्तों तो रोजी से आपको भाग देना पड़ेगा। रोजी से आप भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या आएगा P1 बटे रो जी प्लस यहाँ से देखिए मैं रोजी अगर बटे में करूँगा तो रो से रो कट जाएगा ना, बचेगा B1 स्क्वायर बटे 2G, तो B1 स्क्वायर बटे 2G प्लस यहाँ रोजी से भाग दूंगा तो H1 बचेगा, ये बचा। यहाँ कितना आएगा P2 बटे रोजी प्लस यहाँ देखिए अगर मैं रोजी से भाग दूंगा इसमें तो रो से रो कैंसिल, आपका आ जाएगा B स्क्वायर बटा यहाँ से कितना आएगा 2G, ठीक है।
प्लस अगर मैं रो जी H2 में भाग दूंगा तो रो जी से रो जी कैंसिल H2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपके किसके शीर्ष के टर्म में, किसके टर्म में होता है दोस्तों, शीर्ष के टर्म में, ठीक है। ये देखिए ये शीर्ष के टर्म में, ये आपका दाब शीर्ष होता है, लिख लीजिए, ये आपका दाब शीर्ष, ये आपका गतिक शीर्ष काइनेटिक हेड, ये प्रेशर हेड, और ये आपका स्थितिज शीर्ष होता है। कौन सा शीर्ष, स्थितिज शीर्ष। अब सब में शीर्ष लगा लीजिए ऐसे, ये भी शीर्ष, ये भी आपका शीर्ष, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और वही ये एक्स रे के लिए, ये वाई रे के लिए, तो शीर्ष का योग भी आपका बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, नोट कर लेना दोस्तों, बहुत बहुत ईजी पूरी की पूरी थ्योरम थी, ठीक है। अब इसका अगर आप थ्योरी नोट करना चाहते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा थ्योरी है जो मैंने आपको जस्ट बताया हुआ है, वही दोस्तों पूरा का पूरा थ्योरी है, ठीक है। ये हमने दाब ऊर्जा निकाली थी एक्स रे पर, ये आई थी, ये वाई रे की है, ठीक है। नेट पर हमने निकाला था तो इतना आया था, अविरतता का सिद्धांत लगाया था तो नेट कार हमारा इतना आ गया था, देखिए ये नोटेड है, ठीक है। इसके बाद आगे नोट कर लीजिए, ये आपका आगे नेट कार आ गया था, ठीक है। फिर गतिज ऊर्जा निकाली थी हमने इस तरीके से, ये हमारी गतिज ऊर्जा आई थी, ये हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली थी, ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आई थी। फिर किया गया कार्य हमने गतिज ऊर्जा पर ऊर्जा परिवर्तन के बराबर कर दिया था, जिसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी माइनस स्थितिज ऊर्जा कम थी, तो हमने इससे इसको घटा दिया था, ठीक है। तो ये देखिए किया गया कार्य और ये सारा कैलकुलेशन है आपका, देखिए ये इतना आ गया था ना, चलिए ये इतना आपका आ चुका था, ठीक है। तो इतना आप लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे P प्लस इतना जो है नियत है, ठीक है। और अगर हेड के शीर्ष में हेड के टर्म में लिखना है तो भाग देना पड़ेगा रोजी से, तो इस तरीके से आप भाग भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें कुछ सीमाएं होती हैं आपकी बर्नौली की थ्योरम की, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि बर्नौली जो थ्योरम है उसको सिद्ध कीजिएगा और इसकी क्या क्या सीमाएं हैं वो आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो दोस्तों कुछ सीमाएं इसकी होती हैं और बहुत ही ईजी हैं, जो जो स्टेप हमने वहाँ बर्नौली थ्योरम में देखा था, जो भी स्टेटमेंट था वही सारे आपको लिखने हैं। देखिए पहला तो ये था कि जो बर्नौली थ्योरम है एक बंद पाइप में हो रहा था, ठीक है ना। तो इस एक इसका जो लिमिटिंग है सीमा है वो आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा आप नोट कर सकते हैं दोस्तों कि जो लिक्विड होगा वो आइडियल होगा, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हमने देखा था कि लिक्विड जो फ्लो कर रहा था वो किस स्टीम फ्लो हो रहा था, मतलब धारा रेखीय प्रवाह में वो बह रहा था, तो ये तीसरी आपकी कंडीशन हो गई। और चौथी आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने जब प्रूविंग करी थी तो इसमें हमारा देखिए एनर्जी का जो सम होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। यानी ना एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं ना हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और इसके बाद दोस्तों आप क्या है इस पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, और वो पॉइंट दोस्तों आप लोगों का क्या रहेगा, देखिए आप लोगों ने क्या करा था प्रूविंग के समय दोस्तों, आपने यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का भी यूज़ किया था, यानी अविरतता का सिद्धांत भी यूज़ किया था, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों इसकी लिमिटेशन थी बर्नौली की प्रमेय की, जो कि आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ भी जाती है, तो इनको आप क्या करेंगे नोट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर आपका ये दोस्तों जो है क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने डेरिवेशन भी देखा और हमने उसकी सीमाएं भी देखी, जितनी सीमाएं मैंने आपको बोली हैं वो आप लोगों को क्या करनी है, नोट कर देनी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।